सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलवा रहा हूँ। चलो आज मिलते हैं आज एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन और अपनी जो डिग्री, फाइनली सारी चीज़ें इनसे जानते हैं आखिरकार इन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए क्या किया है और इस एग्ज़ाम ने इनको फाइनली क्या दिया है। सो मिलते हैं नरेंद्र से। सो नरेंद्र जी, वेलकम आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। हाँ सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। सो नरेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पहला यही पूछूंगा कि फाइनली आपका ड्रीम क्या था, कि आखिरकार आपको किस क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? हाँ सर, एक्चुअली मेरा ड्रीम तो मेडिसिन लाइन में जाने का था, लेकिन सर मेरे से ये पीएमटी क्लियर नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं क्या, मैं बॉटनी की वजह से एक दो बार रह गया था, मार्क्स थोड़े कम आए थे। फिर सर मैंने आईएएस के लिए लिया, तो आईएएस सर मेरा प्री मेन हो जाता। इंटरव्यू में जाके सर मेरा क्या कि बॉटनी मेरे लिए हमेशा भारी पड़ी है, जूलॉजी मेरे लिए हमेशा फ्रूटफुल रहा है, लेकिन बॉटनी मेरे लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी रही है। तो शुरुआत में सर मैं आरएस देना स्टार्ट किया मैंने, जो आरपीएससी का होता है। तो प्री मेंस कई बार सर इंटरव्यू में चला गया मैं, आरएएस के में भी, आईएएस में भी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का था, तो उसमें भी मैंने सारा क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू में रह गया। फिर लगातार दो बार मैंने आरपीएससी से ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी दिया, रिटन क्लियर हो जाता, फिर इंटरव्यू में रह जाता। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई कई साल हो गए नेट किए हुए, तो एक बार फिर जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में देखते हैं अपना प्रिपरेशन कैसा है। देन सर आई सबमिट द फॉर्म ऑफ सीएसआईआर, और अब आपके सामने हूँ। आई गोट 48th रैंक इन एलएस कैटेगरी सो 2 का। नरेंद्र जी, सबसे पहला जो आपने सीएसआर नेट दिया था उसमें क्या रैंक था आपका? उसमें सर मेरा 23rd रैंक था। ओके, ऑल इंडिया रैंक 23rd। सो बहुत बढ़िया, आपने हाँ जी वैसे एक सर। मिसाल वैसे ही फिक्स कर दी है। और इस बार इतने टाइम के बाद, वैसे आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? हाँ सर, जूलॉजी में मेरा मास्टर्स है और स्पेशलाइजेशन मेरा एंटामोलॉजी में रहा है। ओके ओके ओके। तो बहुत बढ़िया। सो आपने जैसे मुझे कहा बार बार आपने आरपीएससी दी है, मोस्ट ऑफ आप इंटरव्यू में रहे। सो थोड़ा सा मुझे भी हाँ एक क्राइटेरिया आप बता दीजिए कि आखिरकार इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको हमें फुलफिल करना होता है। मतलब आखिरकार वो पूछते क्या है ऐसा? सर, इंटरव्यू में क्या है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि एक तो जनरल व्यू देखते हैं आपका कैसा है। जनरल व्यू में आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। फिर आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। फिर वो आपसे बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन करवा के देखते हैं कि भी ये अच्छा है, एक लेक्चरर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, ये बोर्ड के ऊपर पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। ये सब चेक किया जाता है सर। अच्छा, फिर एक ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आखिरकार क्या क्या मेजरली क्राइटेरिया लगता है, जिससे कि जैसे आप आरपीएससी के लिए कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका माइक्रोबायोलॉजी हो, जिसका बायोटेक हो, तो क्या उसको प्रायोरिटी मिलती है या उनको किसी और सब्जेक्ट से देना पड़ेगा? नहीं सर, उनको तो माइक्रोबायोलॉजी से ही देना पड़ेगा, उनको जूलॉजी के अंदर फॉर्म भरने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा है कि एमपीपीएससी जो एक एग्ज़ाम है हमारे एमपी के अंदर, तो अगर हाँ। हमें जैसे माइक्रो से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमें गवर्नमेंट का बॉटनी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई बायोटेक का है तो उसको जूलॉजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रो और बायोटेक को एज अ प्राइवेट सब्जेक्ट में रखा जाता है। सो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। नहीं सर, राजस्थान में ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल लेक्चरर के अंदर भी यही था कि यदि आपने बॉटनी जूलॉजी किया तो अब तो आप फॉर्म फिलअप करें, अदरवाइज ना करें। बिल्कुल। सो इस बार फिर आपने जूलॉजी से तो किया ही है, हाँ सर, जूलॉजी से। और इस बार क्या एफर्ट्स लगाने की तैयारी फिर? अब मतलब इस बार तो मुझे टोटली आपको जैसे देखकर लग रहा है कि इस बार का तो इंटरव्यू ऑब्वियसली निकलेगा ही निकलेगा। सो इस बार आप एग्जाम के लिए भी क्या प्रिपेयर करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनका नेट जेआरएफ तो हो चुका है, बट वो आरपीएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, कौन सी बुक्स आपने प्रिफर करी है? सर तैयारी तो ये है कि इसके अंदर पेपर तीन होंगे सर, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस बार आरपीएससी ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है कि पेपर थर्ड जिसका क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, उसी को सर पेपर फर्स्ट और सेकंड उसकी एग्जामिन की जाएगी। उसके अंदर उन्होंने 35% का क्राइटेरिया रखा है। और सर बता देता हूँ कि ये पेपर अब पहले की तरह नॉर्मल पेपर नहीं रहे। आज ही मेरा एग्जाम में ड्यूटी थी, तो मैंने देखा था सीनियर टीचर का एग्जाम था। ये जो जीके था सर, बहुत ही अपर लेवल का पूछा गया है सर।
अगर व्यक्ति ने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है तो सर वो इसके अंदर क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। पिछली बार भी सर ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी सीटें स्कूल लेक्चरर में और सीनियर टीचर के अंदर खाली रह गई थी, क्योंकि उनका ये जीके वाला जो पेपर था वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि ये सर जो जीके है ये राजस्थान जीके खासकर बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। और जूलॉजी तो भी, जूलॉजी फर्स्ट सेकंड पेपर है, तो उसमें तो आप मानिए कि सभी की महारत हासिल होती है सर। चलो बहुत बढ़िया। वो तो और पढ़ चुके हैं। इंटरव्यू के लिए क्या सलाह दोगे आप हमारे सारे दर्शकों को कि अगर कभी उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो फाइनली उनको इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए? सर मेरा तो ये मानना है कि मैक्सिमम मार्क्स आप रिटन एग्जाम में लेके हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये होती है कि आप जहां से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपके पास पूरा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं चूरू रहता हूँ तो चूरू के क्लाइमेट के बारे में मेरे को पता होना चाहिए, सोइल कैसी है, या जो लू जो आप मान सकते हो गर्म हवाएं चलती है उनके बारे में बताइए। कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी नहीं आ पाता, क्या कारण रहा हो, फ्लोराइड इफेक्ट है, ये सारी चीजें। फिर जहां से आपने स्टडी की है उसके बारे में बताइए। फिर वो पूछते हैं कि आरपीएससी तक आने का, कई बार तो ऐसा सर मेरे से ये पूछ लिया गया था एक बार आरएएस के अंदर कि आपने ट्रेन से आए हो या बस से आए हो। तो ट्रेन से आए हो तो क्यों भी, तो मैंने कहा कि सर मेरे बस सूट नहीं करता, वोमिटिंग वगैरह होने लग जाती है, देन आई प्रेफर ट्रेन। तो उन्होंने ट्रेन का भी पूरा का पूरा रास्ता पूछ लिया था कि कौन कौन से जिले से होके आए हो आप, जिले से जहाँ से ट्रेन गुजरी उनके बारे में बताइए। तो सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर जूलॉजी के जो बैठेंगे उनके साथ सर वो मेंबर्स भी बैठते हैं जिनका जूलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो आपसे आम बातें पूछते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनका क्राइटेरिया ही होता है और सिलेक्ट करने वाले भी वही लोग होते हैं। ठीक है, जो हमारे हाँ सर। जूलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो सिर्फ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनका सिर्फ नॉलेज चेक करना है और उन्होंने वैसे भी एग्जाम में चेक कर लिया है। सो मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया था इस बार बॉटनी के लिए। सो मेजरली उनका जो सेंट्रलाइज क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हो अपने इन्वायरमेंट से। और बाकी सब्जेक्ट का उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। मोस्टली वो यही चाहते हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट से कितना ज़्यादा अवेयर हो, आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट को, बस उनका यही एक क्राइटेरिया होता है। देन नेक्स्ट मेरा आपसे सर ये क्वेश्चन है, फिर इस बार का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका एलएस के लिए, मतलब सीएसआर के लिए, कि आपने कैसे इस चीज़ को, बिकॉज क्योंकि जब आपने एग्जाम दिया होगा सबसे फर्स्टली, उस वक्त का क्राइटेरिया और आज के क्राइटेरिया में बहुत डिफरेंस है। आज का क्राइटेरिया ज़्यादातर मोस्ट ऑफ अप्लाइड क्वेश्चंस के पीछे भाग रहा है। सो आपने फिर भी उस चीज़ को इतने लंबे समय के बाद कैसे वापस से हासिल किया? सर थोड़ा सा सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि अप्लाइड के ऊपर ज्यादा काम चल रहा है। सर पहले जो एग्जाम होता था वो रिटन बेसिस पे होता था। पहला जो पेपर आता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता था। तो अगर किसी बंदे को कुछ नहीं आ रहा है तो वो चार, तो अभी तो क्या है कि ऑप्शनल दे रखा है आपके पास कि ए बी सी डी है। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था, आपको ही अपने बेसिस के ऊपर लिखना होता था। तो मेरे हिसाब से लगता है कि उस टाइम का जो पेपर था वो आज की तुलना में ज्यादा डिफिकल्ट था। अब तो सर क्या आपके सामने ऑप्शन है, तो अगर आपने अच्छी तरह क्वालिटी मेंटेन कर रखी है अपने मटेरियल की, तो सर मेरे हिसाब से ये इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि टफ पड़ेगा क्या। भाई मैं कब 2012 से 2025 तक का बता रहा हूँ सर आपको, अप्रोक्सीमेटली 13 साल हो गए। 13 साल बाद मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं इनके अपने आप को चेक कर सकूं सर। और मेरे को लगा कि हाँ ये, अगर मैं पेपर सी में थोड़ा बहुत और क्वेश्चन पढ़ लेता तो 48 की जगह शायद मैं टॉप 20 में भी आ सकता था। मैं पूरे ट्यूशन ही नहीं पढ़ पाया था सर उसके। चलो बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, और थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, कि बहुत सारी गाइडेंस आपसे भी मुझे भी मिली है एंड देन हमारे सारे दर्शकों को भी मिलेंगी जिन्होंने आरपीएससी के लिए भी तैयारी करी है। ऑब्वियसली वो आपकी गाइडेंस ज़रूर लेंगे। और ये चीज़ तो आपने प्रूफ कर ही दी है वैसे, जैसे कि आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पर रिटर्न फॉर्म होता था, और आज के टाइम में तो वो इस तरीके से हमारे लिए मेंस लिखना जैसा हो जाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन देखने की आदत है, मन से लिखना बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। अगर वही पैटर्न आज के टाइम पे लागू होता तो मोस्ट ऑफ बहुत सारे सिलेक्शन नहीं होते। सो आपने वो फेज हाँ देखा सर। है, और आपके लिए ये 13 साल बाद एग्जाम को देना ऑब्वियसली एक तरीके का एक एक्सपीरियंस ही रहा है। सो थैंक यू नरेंद्र जी आपका, कि आपने हमारे सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। हाँ थैंक यू सर। ओके ठीक है, थैंक यू।